नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और साथ आपके मैं हूं ज्योति। लोकसभा चुनाव के बाद धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक राज्य सचिवालय में हुई। सीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कार्मिक, नियोजन, उच्च शिक्षा समेत कई अन्य विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हुई। तो वहीं बैठक में कुल 12 प्रस्ताव आए। तो देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर राज्य सचिवालय में एक अहम बैठक हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये बैठक हुई है और बताया जा रहा है कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य समेत तकरीबन 12 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। और राज्य सचिवालय में बैठक हुई है जहां पर आप देख सकते हैं बैठक में शामिल होने के लिए जो है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी यहां पर पहुंच रहे हैं और अन्य लोग भी पहुंच रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या यहां पर पहुंच रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और जो है सभी पूरा मंत्रिमंडल यहां पर पहुंचा और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर बैठक में जो है 12 तकरीबन ऐसे अहम प्रस्ताव थे जिन पर चर्चा की गई। तो राज्य सचिवालय की ये तस्वीरें हैं जहां पर बैठक में शामिल होने के लिए लगातार जो है नेता पहुंच रहे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये बैठक हुई है। 12 प्रस्ताव कुल ऐसे थे जिन प्रस्तावों में इस बैठक में चर्चा की गई है। बताया जा रहा है कि कई अहम प्रस्ताव थे जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य समेत तमाम सारी अहम बिंदु थे जिस पर इस बैठक में चर्चा हुई है। और सीएम धामी ने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं है। उपद्रव, दंगा करने वाले और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए जो है दंगारोधी कानून बनाया गया है। जिहाद और बाहरी राज्यों के लोगों के वेरिफिकेशन ड्राइव को लेकर भी सीएम धामी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम धामी की सख्ती का असर अब दिखने लगा है और पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से इस पर एक्टिव होती नजर आ रही है। कि बहुत सारे जो लोग बाहरी राज्यों से आपराधिक तत्व अपने प्रदेश में आ जाते हैं और खास करके ये भी देखा गया कि बहुत सारे जमीन के धंधों में आ जाते हैं। तो उस तरह के जो भी तत्व हैं उनके खिलाफ जो सत्यापन की कार्रवाई है तो उसको बहुत ही सघनता से की जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। और हम लोग सत्यापन लगातार करते रहे हैं, पिछले सालों में भी कर रहे हैं। पिछले मेरे को ख्याल है कि पिछले साल हमने 3-3.5 लाख के आसपास सत्यापन किए थे। आप सब जानते हैं लैंड जिहाद के खिलाफ जो हमने कार्रवाई करी, आज पूरे राज्य के अंदर एक अभियान चला कि जो अतिक्रमण है सरकारी जमीनों पर, जो कहीं पर नीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर पीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर हरी चादर चढ़ा दी भाइयों बहनों। हजारों एकड़ जमीन लैंड जिहाद के नाम पर अतिक्रमण कर रही थी, अवैध कब्जा किया हुआ था। उस कब्जे को हटाने का काम उत्तराखंड की सरकार ने किया है भाइयों बहनों, और 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने हटाई है। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे आज अल्मोड़ा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा विकास भवन में जो है जनपद के सभी विभागों की बैठक ली है। आपको बता दें कि जनपद के सभी विभागों की बैठक करने के बाद से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी उन्होंने की। मौके पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने का निर्देश सभी विभागों को दे दिए गए हैं। और इसी के साथ ही उन्होंने हल्द्वानी से अल्मोड़ा की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़क निर्माण को लेकर के कहा कि इसके लिए भारत सरकार को प्रपोजल भेज दिया गया है, जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। और आगे उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार सड़कों को और बेहतर बनाने को लेकर काम कर रही है। देखिए, प्रभारी सचिव होने के नाते मैं अल्मोड़ा आया हूँ और सभी विभागों के साथ विस्तृत विचार विमर्श हुआ, समीक्षा हुई है और मैंने सभी विभागीय अधिकारियों को कहा है हर एक स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, उसको देखते हुए योजना का लाभ जो लाभार्थियों तक मिलना चाहिए। सिर्फ लक्ष्य पूरा करने के लिए हम लोग काम नहीं करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये सारे अधिकारी यहाँ पे बेहतर काम करेंगे और जो उद्देश्य है भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो राज्य सरकार की स्कीम है, उसको पूरा करेंगे।
किसी भी गांव का विस्थापन इतना आसान प्रोसेस नहीं होता, उसमें तमाम चीजें देखनी पड़ती हैं। तो हमारा विचार विमर्श हुआ है डीएम साहब के साथ, और शासन लेवल पे जो डिस्कशन होना है वो हम लोग करेंगे, और जो भी संभव मदद होगी हर एक गाँव के लिए की जाएगी। कैंची धाम में पिछले 4-5 सालों से काफी श्रद्धालु आ रहे हैं। उसकी पौड़ी के पुलिस महानिरीक्षक करण सिंह नगन्याल ने पुलिस अधिकारियों के साथ परिक्षेत्रीय कार्यालय में अपराध समीक्षा बैठक की है, जिसमें लंबित पड़े मामलों में ठोस सबूत जुटाते हुए संकलित साक्ष्य के आधार पर तुरंत कार्रवाई कर मामले के निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने कोतवाली कोटद्वार, श्रीनगर और लक्ष्मण झूला की लंबित विवेचनाओं को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी थाना प्रभारी को अपने अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध मादक पदार्थों और अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने आगामी आपदा सीजन को देखते हुए अभी से ही तैयार रहने के निर्देश कर दिए हैं। बेसिकली ये अपराध गोष्ठी थी हमारे जनपद की समस्त जो थानाध्यक्ष है 14 थाना और सर्किल ऑफिसर, सीएफओ, आदि हमारे एडिशनल एसपी और एसएसपी सभी मौजूद थे सभी क्राइम मीटिंग में। तो बेसिकली जो हमारे वांछित है उनकी गिरफ्तारी किया जाए, जो इनामी है यदि लंबे समय से नहीं पकड़ा जा रहा है तो उसमें इनाम बढ़ाने की कार्रवाई किया जाए। साथ ही जो तफ्तीश है, मैं देख रहा हूँ 1 साल से ज्यादा करीब 5 विवेचनाएं लंबित है, तो बताया गया कि उसमें 2 निस्तारित हो गया, 3 अभी लंबित है, तो उनको तेजी से निस्तारित करने के लिए आदेशित किया गया। साथ ही वेरिफिकेशन जो पर्यटकों के ड्रीम डेस्टिनेशन और तीर्थ नगरी के नाम से मशहूर ऋषिकेश इन दिनों पर्यटकों से पटा पड़ा है। आपको बता दें कि दरअसल वीकेंड के चलते भारी संख्या में जो है पर्यटक अपनी छुट्टियों को बेहतर बनाने इन दिनों ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, और इसके चलते शहर की सारी सड़कें पैक हो गई हैं। जगह जगह शहर में ट्रैफिक जाम लग रहा है। हालांकि ट्रैफिक जाम को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है, पर फिर भी स्थिति काबू में होती नहीं दिख रही है। सबसे ज्यादा परेशानी तो स्थानीय लोगों को हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार जो है ट्रैफिक जाम का ये नजारा कोई नया नहीं है, बल्कि हर वीकेंड में ऐसा देखने को मिलता है। तो ऋषिकेश की ये तस्वीरें हैं और वीकेंड की ये तस्वीरें, खासकर जहां पर आप देख सकते हैं जाम की स्थिति कैसे बनी हुई है। दरअसल प्रशासन का ये कहना है कि हर वीकेंड यही स्थिति बनती है जाम की, जिससे आम लोगों को खासकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे में शहरों से जो है ऋषिकेश की तरफ पर्यटक जाते हैं, तो ऐसी स्थिति बनना आम बात सी हो गई है। खटीमा में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने मुख्य रोड पर छबील लगाकर जापीजा ग्रुप, स्थानीय समाज सेवियों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को शरबत पिलाई। आपको बता दें कि प्रचंड गर्मी से राहत दिलाने और इंद्र देवता को खुश करने के उद्देश्य से लोगों को शरबत पिलाई गई है। तो वहीं पर्यावरण को हरा भरा रखने और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए लगभग 200 छायादार पौधों का भी वितरण किया गया। वहीं आपको बता दें कि लोगों ने आयोजकों का आभार व्यक्त किया। तो खटीमा की ये तस्वीरें हैं जहां पर कुछ समाज सेवियों और कुछ ग्रुप्स ने जो है लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए शरबत वितरण यहां पर किया, और जिस दौरान आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि जिन लोगों ने इस शरबत का आनंद उठाया वो इन लोगों का आभार जताते हुए दिख रहे हैं। साथ में जो है समाज सेवी ने लोगों को ये शरबत पिलाने के बाद से जो है आयोजकों का आभार जताते हुए लोग यहां पर नजर आए। तो ये तस्वीरें हैं
खटीमा की, जहां पर कुछ ट्रस्ट और कुछ समाजसेवियों ने मिलकर लोगों को शरबत पिलाने का काम किया है, क्योंकि जहां भीषण गर्मी लगातार पड़ रही है तो ऐसे में लोगों को शरबत पिलाना एक पुण्य का काम माना जा रहा है और लोगों को थोड़ा सा गर्मी से राहत मिले, इसलिए भी इस तरीके के प्रयास आजकल तमाम सारे लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जो है खटीमा से भी ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर कुछ समाजसेवियों ने मिलकर के, कुछ ट्रस्टों ने मिलकर के जो है इस तरीके का पुण्य का काम किया है। और जो धूप में जा रहे लोग थे, कोई अपने काम पे जा रहा है, कोई सवारी ले रहा है या फिर अन्य अन्य कामों पर अपने लोग यहाँ पर जुटे हैं, उन सभी को शरबत पिलाने का काम इनके द्वारा किया गया है। वालों ने शामिल होकर के एक छबील लगाई है और वृक्ष रोपण के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए आज उन्होंने अपनी तरफ से वृक्षारोपण के लिए तकरीबन 200-250 पौधों का वितरण किया है, जो आम जनता को दिया गया है। और जनता से अपील की गई है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वे लोग अपने घरों में वृक्षों को लगाएं और जो पर्यावरण, जो हम लोग गर्मियां ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं, उससे मुक्ति पाने का ये एक बहुत सरल उपाय है। तो जापिजा वाले इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और हम चाहते हैं कि ये दिन रात चौगुनी प्रगति करें। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देवभूमि उत्तराखंड चार धाम यात्रा के लिए पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। उत्तराखंड सरकार आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के सुचारू प्रबंधन के लिए सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, इसलिए आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना न भूलें। अगर आप चार धाम यात्रा के इच्छुक हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट www.registration-and-tourist-care.uk.gov.in या मोबाइल एप्लीकेशन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा टाइप करके भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण कराए बिना यात्रा न करें। रजिस्ट्रेशन में जिस धाम के दर्शन के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, उस धाम का दर्शन उसी दिन ही करें। यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षित एवं सुखद चार धाम यात्रा की कामना करती है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश की धामी सरकार भले ही शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान क्यों न चला रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी जनपद नैनीताल के रामनगर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय तुमड़िया खत्ता नाम का सरकारी स्कूल एक ऐसे माफिया के चंगुल में फंसा हुआ है जिसके पूरे परिवार पर वन संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कई मामले पंजीकृत हैं। और अब वन भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए सरकारी स्कूल को अपनी शतरंज का मोहरा बनाया हुआ है। जब रामनगर के खंड शिक्षा अधिकारी ने इस मामले को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि जब स्कूल खुलेगा उसके बाद से इसको लेकर जांच की जाएगी। ये तुमड़िया खत्ता है, वहाँ पर जो गुज्जर हैं उनके खेत में ये लगा हुआ था बता रहे, और उसको शिफ्ट करने की सूचना अभी मिली है हमको, और देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर इस तरह से वो बार बार अतिक्रमण के लिए स्कूल का उपयोग कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है।
इस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल में एक पत्र जो है खंड शिक्षा अधिकारी को भेज करके उनसे उसकी वस्तु स्थिति से अवगत होते हैं। उसके बाद जो भी कार्रवाई इसमें होगी तो जरूर की जाएगी। वास्तव में अपराधी प्रवृत्ति का है और इसके वन विभाग की ओर से भी कई मुकदमे इसमें दर्ज हैं और जो है लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई की जो है फील्ड से मांग आती जा रही है। मेरे को तो जानकारी नहीं है, आप ही से जानकारी मिल रही है। अभी तो विद्यालय बंद चल रही है, ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, तो जैसे ही स्कूल खुलता है मैं स्वयं भी विजिट करूंगा उसमें। अगर ऐसा है तो क्योंकि वो बंद खत्तों में, तुमरिया डैम खत्तों में ही स्कूल है, तो विद्यालय के नाम तो जमीनें है नहीं उसमें, तो इसमें जांच करने के उपरांत ही मैं कुछ कहने की स्थिति में होऊंगा क्या है बात। आप सिर्फ मुझे अभी बता रहे हैं, ना ही मेरे प्रधानाध्यापक ने कोई शिकायत की है किस टाइप की। तो जैसे आप बता रहे हैं मेरे संज्ञान में अभी ये मैटर आया है, तो जैसे ही विद्यालय खुलते हैं जुलाई में, मैं बात करूंगा संबंधित प्रधानाध्यापक से भी और अभिभावकों से भी जाकर। बड़ी खबर रहेगी। और भीषण गर्मी के प्रकोप और चिलचिलाती धूप के चलते लोग घरों से बाहर निकलते हुए घबरा रहे हैं। इसी के साथ ही रोजी रोटी का संकट भी लोगों पर गहराता जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि भीषण गर्मी के प्रकोप के चलते जहां आम जनजीवन प्रभावित होता नजर आ रहा है, तो वहीं गर्मी के प्रकोप से मौसम के फल और सब्जियों पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते मौसमी फलों और सब्जियों की फसल जो है बर्बाद होने के चलते सब्जी और फल जो है महंगे होते जा रहे हैं। एक हफ्ते से इतने बड़े हैं कि बेनता बड़े हुए हैं। आप ये लगा लो, आलू महंगा, प्याज जो 10 दिन पहले 10 रुपये किलो थी, आज 50 रुपये किलो हो गई। गरीब व्यक्ति 50 रुपये किलो की प्याज लेके कहाँ से कमाएगा, कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से अपने बच्चों को का पालन पोषण करेगा। इसी प्रकार आप लगा लीजिए आलू हो गया, प्याज हो गया, आप ये लगा लीजिए टमाटर इतना महंगा हो गया, 50 रुपये किलो बिक रहा। गरीब आदमी बताओ कहाँ से अपने बच्चों को सब्जी खिलाए। प्याज बिक्री थी 25 रुपये में पे, तो अब हो गई 40 रुपये किलो। प्याज महंगी हो गई, आलू 20 का, ये भी आलू 30 रुपये बिकने लगा। टमाटर 20 किलो था, 40 रुपये बिकने लगा। लौकी 20 किलो थी, ये भी 40 रुपये बिकनी। खीरा था 15-20 रुपये, 30 रुपये मिल गया। भिंडी बिके करती 10-12 रुपये किलो की, 30 रुपये बिक गई। हर सब्जी महंगी हो गई। नींबू 100 रुपये किलो का था, 160 रुपये मिल गया। हर चीज़ में महंगाई हो गई और हमारी बिक्री आधी हो गई और हमारी दुकान में किराए भी निकल पा रहे हैं। लगभग हो गए तुम्हारे 15 दिन से हो गए। 22 के कारण हो गए, 22 पड़ नहीं, जिसकी मैं संभाल सूख गया। मैं राइस सिंह तोमर, सब्जी वाला। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में समीक्षा बैठक हुई। इस बीच रेखा आर्या ने कहा कि अंत्योदय परिवार और पीले कार्ड धारकों को कितना राशन वितरित हुआ है, ये बैठक का उद्देश्य था और जानकारी में आया कि राशन निर्बाध तरीके से हमारे उपभोक्ताओं को प्राप्त हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अंत्योदय परिवारों को मुफ्त में गैस रिलीफ करने की कार्य योजना के तहत व्यवस्था तो दी गई है, लेकिन उन्हें सब्सिडी नहीं दी गई है। देखिए, आज आचार संहिता के उपरांत में खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक ली गई है, जिसका उद्देश्य ये था कि हमारे जो हमारे अंत्योदय के परिवार है अथवा हमारे जो पीएचएच कार्ड धारक हैं अथवा हमारे जो पीले कार्ड धारक हैं, आखिरकार उनको राशन की उपलब्धता कितनी प्रतिशत या 100% उनको उपलब्ध हो पाया है, नहीं हो पाया है, क्या स्थिति है, यह जानने का विषय था। और जानकारी में आया कि राशन निर्बाध तरीके से हमारे कार्ड धारकों को प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही यह भी चिंता एक मुझे थी कि जो हमारे अंत्योदय के परिवार है जिनको कि मुफ्त में गैस रिफिल करने की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से व्यवस्था दी गई। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में 15 जुलाई से
श्रावणी मेले का आयोजन होने वाला है। आपको बता दें कि जो पूरे सावन के महीने चलता रहेगा और इस मेले में पूरे भारत के श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसे लेकर के जिलाधिकारी विनीत तोमर ने मंदिर समिति और पुजारियों के साथ एक बैठक की है, जिसमें मेले की तैयारी को लेकर के जिलाधिकारी ने मंदिर समिति और प्रशासन के अधिकारियों को मंदिर की व्यवस्थाओं और साफ सफाई के साथ साथ श्रद्धालुओं की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई है ताकि मेला भव्य रूप से हो सके। सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था पर अच्छी तरीके से रहे, पार्किंग की व्यवस्था अच्छी रहे, ट्रैफिक की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना रहे और जो यहाँ पर लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जो फंड लगते हैं, उनकी व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे। और खासकर हम लोगों का प्रयास ये रहेगा और सभी को इसी दिशा में निर्देश भी दिए गए हैं, मंदिर समिति की ओर से भी और जो पुजारी समूह है उनको भी और जो हमारे अधिकारीगण हैं, कि जो भी श्रद्धालु आते हैं वो एक अच्छे अनुभव के साथ यहाँ से जाएं और किसी प्रकार की शिकायत उनकी ओर से उनको ऐसा एहसास ना हो कि उनको शिकायत करने की आवश्यकता हो। संतुष्ट होए, अपने अच्छे से दर्शन करें और उसके पश्चात यहाँ से अच्छे अनुभव को लेकर जाएं। और बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने सहित मानसून सीजन से पहले नगर और आसपास के क्षेत्रों में होने वाले व्यापक जलभराव की समस्या के समाधान को लेकर के जिलाधिकारी वंदना लालकुआ पहुंची है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने राजीव नगर, बंगाली कॉलोनी सहित राजकीय प्राथमिक विद्यालय रेलवे का निरीक्षण किया है और यहां होने वाले जलभराव की समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए भी वो नजर आई और उन्होंने कहा कि मानसून सीजन से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ले ताकि आम जनमानस को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही यहां वन विभाग के गेस्ट हाउस में वन अधिकार समिति और वन विभाग के अधिकारियों संग बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने को लेकर के उन्होंने बैठक की है। बिंदुखत्ता का जो राजस्व ग्राम बनाने का प्रस्ताव है, उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, जिसके क्रम में फरवरी में एक ब्लॉक स्तरीय समिति की बैठक करी गई थी वन अधिकारों के संबंध में और जिला स्तरीय समिति की बैठक करके एक प्रस्ताव शासन को हमने संदर्भित किया है जनपद स्तर से। उसके विषय में आज विचार विमर्श हमने ग्रामवासियों के साथ किया, जिसमें ग्रामवासियों के द्वारा कुछ और अतिरिक्त जो प्रपोजल्स हैं उनको भेजे जाने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। तो उसका हम लोगों ने आज यहाँ निर्णय लिया है। ये जो अनुपूरक प्रस्ताव है इसको भी हम लोग यथाशीघ्र भिजवाएंगे। डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर के देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। वहीं इस बीच डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि पूर्व से ही हमारे द्वारा एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आशाओं के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को डेंगू और चिकनगुनिया के प्रति जागरूक करेंगे और घरों में जहां कहीं भी पानी भरा हुआ होगा उसे हटाने के लिए भी लोगों को जागरूक करेंगे। शुरू हो गई है और डेंगू का जो प्रकोप होता है रुके हुए साफ पानी में ही होता है, तो समय से ही हम उसकी तैयारी करने के लिए आज मैंने अपनी इंटरनल समीक्षा बैठक की थी। तो उसमें जो हमारा एक्शन प्लान पूर्व में ही इसमें तैयार कर लिया गया था। हम मंडे से आशाओं के माध्यम से घर घर जाके लोगों को जागरूक भी करेंगे और जहाँ कहीं भी घरों में पानी भरा हुआ होगा तो उसको हटाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। इससे पूर्व भी पिछले हफ्ते से नगर निगम की जितनी भी कूड़े की कलेक्टिंग वाली गाड़ियां हैं उसमें हमारे द्वारा पंपलेट उनको उपलब्ध कराए गए थे। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।